Dear student, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandava. Welcome to all of you in my biology online class. Students, आज हम स्टडी करेंगे आवर्तबीजी पादपों में बीज के परिवर्तन के बारे में। आवर्तबीजी पादपों में बीज के परिवर्तन के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ सीड in angiosperm plants. Okay, development of seeds in angiosperm plants. Seeds, okay, बीज। सबसे पहले तो हमें देखेंगे ये बीज बनता कैसे है। आवर्तबीजी पादपों में बीज बनता कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात अपन ने पढ़ी कि बीजांड के अंदर, बीजांड के भ्रूणकोश में द्विनिषेचन होता है और द्विनिषेचन के फलस्वरूप एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद जो बीजांड है, ओव्यूल है, वो पूरा का पूरा बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ओव्यूल कंप्लीटली सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। मतलब बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बीज है क्या? तो बीज, फर्स्ट बात, बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है, मतलब फाइनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, अंतिम उत्पाद है। ठीक है, नंबर 2, बीज में खाद्य पदार्थ निहित होते हैं। ठीक है, जो नवोद्भिद को पोषण उपलब्ध करवाते हैं। खाद्य पदार्थ निहित होते हैं जो नवोद्भिद को पोषण उपलब्ध करवाते हैं। मतलब बीज के अंदर भोज्य पदार्थ होता है, संग्रहित रहता है खाद्य पदार्थ, जो नवोद्भिद को खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है इसमें, जो नवोद्भिद को क्या करेगा? पोषण उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, नंबर 3 बात देखिए, बीज में परसुप्तावस्था पाई जाती है। डोर्मिनेंसी परसुप्तावस्था क्या है? परिपक्व बीज में भ्रूणकोश निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ठीक है ना, जब बीज परिपक्व हो जाता है, जब बीज मेच्योर हो जाता है, तो उस मेच्योर अवस्था में बीज के अंदर भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में रहता है। उस अवस्था को बीज की परसुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, तो बीज में डोर्मिनेंसी पाई जाती है, ठीक है, परसुप्तावस्था। इस परसुप्तावस्था के दौरान बीज में जल की कमी होती है। जल की कमी क्यों? परसुप्तावस्था के दौरान, डोर्मिनेंसी के दौरान बीज के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे बीज के अंदर जल की कमी हो जाती है। ये जो दोनों लक्षण है, ये दोनों लक्षण बीज को काफी दिनों तक भंडारित करने में सहायक होते हैं। मतलब इन दोनों लक्षणों के कारण, डोर्मिनेंसी के कारण और डिहाइड्रेशन के कारण बीज को कई दिनों तक भंडारित किया जा सकता है। बीज को कई दिनों तक भंडारित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ खास बातें थी बीज की, कुछ विशेषताएं दी हैं। ठीक है, कि डिहाइड्रेशन और
डोमिनेंसी के कारण बीज को कई दिनों तक भंडारित किया जा सकता है, भंडारित करके और इनको भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। देखते हैं अपन बीज के रूप में अनाज को अपन संग्रहित करते हैं, ठीक है ना, कई दिनों तक उसका संग्रहण किया जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है, इसको खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। ये कुछ खास विशेषताएं थी बीज की। अब अपन देखेंगे कि ओव्यूल से जब सीड का निर्माण होता है, ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो ओव्यूल के अंदर कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ओव्यूल के अंदर सीड फॉर्मेशन के दौरान। तो वो देखिए, ओव्यूल में सीड फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। देखिए, बीजांड के कौन कौन से भाग, ओव्यूल के कौन कौन से भाग, सीड के कौन कौन से भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे, एक टेबल बना रहा हूं, क्रम संख्या, यहां पर बीजांड के भाग मतलब ओव्यूल के पार्ट, ओव्यूल के पार्ट, बीजांड के भाग मतलब पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, बीजांड के भाग, और यहां बीज के भाग, ठीक है, पार्ट ऑफ सीड्स, ठीक है। देखिए, मतलब बीजांड से जब बीज बनता है तो बीजांड की कौन कौन सी संरचनाएं बीज निर्माण के दौरान कौन कौन सी संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 देखिए, बीजांड वृंत। बीजांड की संरचना होती है बीजांड वृंत मतलब फर्निकल। बीजांड वृंत को क्या कहेंगे, फर्निकल, फर्निकल, ठीक है, फर्निकल बीजांड वृंत मतलब बीजांड का स्टाक जो ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, ओवरी से कनेक्टेड रहता है। अब बीजांड जब बीज में कन्वर्ट होता है तो बीजांड वृंत बीज वृंत में चेंज हो जाता है, मतलब ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो फर्निकल स्टाक ऑफ सीड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टाक ऑफ सीड में चेंज हो जाता है। तो बीजांड वृंत बीज के वृंत में मतलब बीज वृंत में चेंज हो जाता है, बीज वृंत में, स्टाक में, इसमें स्टाक ऑफ सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 नाभिका, हाइलम। नाभिका, अभी नाभिका कौन सा पार्ट है, बीजांड की स्ट्रक्चर में आपने देखा था नाभिका कि बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थान पर जुड़ा होता है, बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थान पर जुड़ा होता है उस स्थान को नाभिका या हाइलम कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं। तो जब ओव्यूल से सीड फॉर्म्ड होता है तो नाभिका की फॉर्म में रहती है, हाइलम की फॉर्म में रहता है, ठीक है, फाइलम की फॉर्म में रह गई। नंबर 3 बात देखिए, बीजांड काय, बीजांड काय मतलब न्यूसेलस, बीजांड काय जो उत्तक है, जो मध्य भाग है बीजांड काय का, ठीक है, बीजांड का जो मध्य भाग है वो बीजांड काय कहलाता है, न्यूसेलस बीजांड काय उत्तक मध्य भाग, ठीक है। मेन जो बॉडी है बीजांड की, ओव्यूल की, वो क्या होती है, बीजांड काय, न्यूसेलस, ठीक है। बीजांड काय देखो, बीज के निर्माण के दौरान बीजांड काय अपहरासित रहता है, अपहरासित हो जाता है, मतलब भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान इसको काम में ले लिया जाता है, अपहरासित, या फिर किसी बीज के अंदर कभी कभी क्या होता है, ये एक पतली झिल्ली के रूप में, ठीक है ना, कभी कभी ये भ्रूणपोष की चारों तरफ, बीज के भ्रूणपोष के चारों तरफ पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, जिसको परिभ्रूणपोष कहते हैं। अपहरासित या परिभ्रूणपोष के रूप में किसी बीज पर उपस्थित रहता है, ये परिभ्रूणपोष, पेरिग्लिन, ठीक है, परिभ्रूणपोष, ठीक है ना। बीजांड काय या तो बीजांड काय अधिकांश तो अपरासित हो जाता है, ठीक है ना, इसका यूज नहीं रहता है भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान, ठीक है ना, जबकि कुछ बीजों में ये पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है।
पतली झिल्ली के रूप में, जिसको पेरिप्लम या परिभ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है। नंबर 4 अध्यावरण। अध्यावरण इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इंटेगुमेंट अध्यावरण। अध्यावरण क्या है? बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहते हैं। तो बीजांड के चारों तरफ अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। तो ये जो बीजांड का अध्यावरण है, ठीक है, ये बीज निर्माण के दौरान बीजावरण या बीज चोल में कन्वर्ट हो जाता है। बीजावरण या बीज चोल में कन्वर्ट हो जाता है। बीजावरण या बीज चोल, ठीक है, जो कि दो प्रकार का होता है। मतलब बाह्य अध्यावरण से बीज का बाह्य चोल बनता है और आंतरिक अध्यावरण से बीज का अंतः चोल बनता है। बीज का बाह्य चोल टेस्टा कहलाता है और बीज का अंतः चोल टेगमेन कहलाता है। तो बीज चोल जो है ये टेस्टा और टेगमेन के रूप में बनता है। टेस्टा एंड टेगमेन, ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेन के रूप में, ठीक है। मतलब इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट इज कन्वर्टेड इनटू टेस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट इज कन्वर्टेड इनटू टेगमेन, ठीक है। कब? जब ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है, ठीक है, ओव्यूल के राउंड में दो इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट आउटर टेस्टा, ठीक है ना, टेस्टा का फॉर्मेशन करेगा सीड के राउंड में, आउटर लेयर टेस्टा का, ठीक है, और इनर टेगमेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा का फॉर्मेशन और इनर इंटेगुमेंट टेगमेन का फॉर्मेशन करेगा, टेगमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरनल इंटेगुमेंट टेगमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, देखो सीड निर्माण के दौरान भ्रूणपोष एंडोस्पर्म सीड फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है ना, भ्रूणपोष, देखो कुछ सीड्स के अंदर भ्रूणपोष अपरासित, मतलब भ्रूण के निर्माण के दौरान पूरे भ्रूणपोष को खर्च कर दिया जाता है, जबकि कुछ बीजों में ये बीज के अंदर भ्रूण के साथ साथ उपस्थित रहता है। इसलिए इनको अपन भ्रूणपोष को अपहरासित, ठीक है, या उपस्थित दोनों लिख सकते हैं। अपहरासित या उपस्थित, कुछ बीजों में तो ये उपस्थित रहेगा भ्रूण के साथ साथ में। मतलब कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूण के निर्माण के दौरान पूरे भ्रूणपोष को खर्च नहीं किया जाता है, ठीक है ना, पूरे भ्रूणपोष को काम में नहीं लिया जाता है, तो उनमें तो भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। और जिन बीजों में भ्रूण के निर्माण के दौरान पूरे भ्रूणपोष को काम में ले लिया जाता है उनमें भ्रूणपोष अपहरासित रहता है या अनुपस्थित रहता है, ठीक है। नंबर 6 अंडकोशिका। अंडकोशिका, एक्सेल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में कि एम्ब्रियो सेल के अंदर जब पोलन ट्यूब आती है तो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। फर्स्ट मेल गैमेट एम्ब्रियो सेल के अंदर, फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज होता है और एग सेल के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो एग सेल जो है ये जाइगोट यानी युग्मनज में कन्वर्ट हो जाती है, युग्मनज जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नंबर 7 है
सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, सहायक कोशिकाएं, देखिए एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि चैलाचा की तरफ जो 3 सेल होती है उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। और एग सेल के मतलब माइक्रोपाइल की तरफ एग सेल के दोनों तरफ जो 2 सेल होती हैं उनको सहायक कोशिकाएं या सिनगार्डी सेल कहते हैं। तो सिनगार्डी सेल और एंटीपोडल सेल ये अपहरासित हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं, ठीक है, सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुखी कोशिकाएं ये अपहरासित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट है द्वितीय केंद्रक कोशिका, द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक कोशिका जो है डबल फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा था कि ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंड मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल, सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस सेल के साथ फ्यूज होकर के और एंडोस्पर्म का मतलब पहले पीईएन का प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो द्वितीय केंद्रक कोशिका भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाती है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये थे बीजांड से बीज के निर्माण के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी बीजांड से बीज के निर्माण के दौरान होने वाले परिवर्तन। यह है बीजांड से बीज बनने के दौरान, बीज बनने के दौरान होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, चेंजमेंट। मतलब जब बीजांड बीज में चेंज होता है उस समय बीजांड के कौन कौन से पार्ट, बीज के कौन कौन से पार्ट में चेंज होते हैं। तो ये थे टोटल स्टैंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका ताकि याद करने में आसानी रही। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। बीजांड व्रंत बीज व्रंत में चेंज हो जाएगा, बीजांड का बीजांड व्रंत बीज व्रंत में, नाभिका नाभिका में रहेगा, और बीजांड का अपहरासित या परिभ्रूणपोष के रूप में, और अध्यावरण बीजावरण या बीजचोल के रूप में। ठीक है, अध्यावरण 2 प्रकार का, आउटर और इनर। तो बीजचोल भी 2 प्रकार का, आउटर तो टेस्टा और इनर टेगमेन। ठीक है, और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म अपरासित, कुछ बीजों में तो ये अपरासित होता है और कुछ में ये उपासित रहता है। ठीक है, और एंडकोशिका एग सेल से युग्मनज, और सहायक कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं अपरासित, और द्वितीय केंद्रक कोशिका एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष में चेंज हो जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। यू अंडरस्टैंड। अब दिखाएंगे कि कुछ बीजों में बीजांड काय भ्रूणपोष के चारों तरफ, कुछ बीजों में बीजांड काय भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, जिसको परिभ्रूणपोष कहते हैं। मतलब भ्रूणपोष के चारों तरफ जो बीजांड काय है, बीजांड काय, कुछ बीजों में बीजांड काय भ्रूणपोष के चारों तरफ पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, भ्रूणपोष के चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, पतली झिल्ली, पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, जिसको परिभ्रूणपोष
पेरिस्पर्म परिभ्रूण कोष कहते हैं, ठीक है। तो परिभ्रूण कोष एग्जाम्पल देखें तो जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, एग्जाम्पल इसका काली मिर्च। उसमें क्या होता है कि ये जो बीजांडकाय है ये मांसल झिल्ली के रूप में, मांसल संरचना के रूप में भ्रूण की या भ्रूण कोष के चारों तरफ मांसल संरचना के रूप में एक मांसल गुदेदार झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, जिसको एरिल कहते हैं, एरिल, ठीक है। बीजांडकाय कुछ बीजों में भ्रूण कोष के चारों तरफ एक मांसल गुदेदार संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। उस मांसल या गुदेदार संरचना को क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। जैसे लीची का खाने योग्य भाग, लीची का जो खाने योग्य भाग है वो एरिल होता है, खाने योग्य भाग क्या होता है? एरिल कहलाता है। मतलब कुछ बीजों में, ठीक है, कभी कभार परिभ्रूण कोष के बारे में, एरिल के बारे में, इनके बारे में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो कुछ बीजों में बीजांडकाय, ठीक है, भ्रूण कोष के चारों तरफ एक मांसल व गुदेदार संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। उस संरचना को एरिल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीची में, लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल कहलाता है। कुछ बीजों में जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार वो एक सफेद रंग के चिन्ह के रूप में, एक सफेद रंग के चिन्ह के रूप में उपस्थित रहता है। कुछ बीजों में बीजांड द्वार एक सफेद रंग के चिन्ह के रूप में, बीजांड द्वार, कुछ बीजों के अंदर बीजांड द्वार, ठीक है, कुछ बीजों में बीजांड द्वार, ठीक है, सफेद रंग के चिन्ह के रूप में उपस्थित रहता है, सफेद रंग के चिन्ह के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है, चिन्ह के रूप में उपस्थित रहता है, जिसको केरेंकल कहते हैं, केरेंकल, केरेंकल, ठीक है स्टूडेंट्स, केरेंकल। जैसे फॉर एग्जांपल आरएनडी के अंदर, ठीक है, आरएनडी के अंदर बीजांड द्वार जो है, जो बीजांड आरएनडी के बीज में बीजांड द्वार एक सफेद चिन्ह के रूप में उपस्थित रहता है। उस सफेद चिन्ह को क्या कहते हैं? केरेंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? केरेंकल कहते हैं, ठीक है। और अधिकांश बीजों में बीजांड द्वार, अधिकांश बीजों में बीजांड द्वार एक छिद्र के रूप में उपस्थित रहता है। बीजांड द्वार एक छिद्र के रूप में उपस्थित रहता है, छिद्र। बीजांड का जो बीजांड द्वार है वो बीज निर्माण के बाद बीज के अंदर एक छिद्र के रूप में उपस्थित रहता है। इस छिद्र से होकर के बीज अंकुरण के दौरान, इस छिद्र से होकर बीज के अंकुरण के दौरान ऑक्सीजन और जल की पूर्ति होती है, ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति होती है। मतलब बीज को अंकुरण के दौरान इस छिद्र से ऑक्सीजन व जल की आपूर्ति होती है, O2 व H2O की आपूर्ति होती है। किससे होकर के? छिद्र से होकर के। कौन से छिद्र से होकर के? कि कुछ बीजों में बीजांड द्वार, अधिकांश बीजों में बीजांड द्वार एक छिद्र के रूप में उपस्थित रहता है और इस छिद्र से बीज जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं अंकुरण के दौरान, मृदा में अंकुरण के दौरान, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अब बीज भ्रूणकोष की उपस्थिति के आधार पे, बीज भ्रूणकोष की उपस्थिति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। बीज भ्रूणकोष की उपस्थिति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, बीज नहीं, पहले बीज के कुछ मुख्य भाग की बातें करते हैं। बीज के मुख्य भाग, बीज के मुख्य भाग, ठीक है। बीज के मुख्य रूप से बच्चों तीन भाग होते हैं, ठीक है। बीज के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं बीज के मुख्य भाग। नंबर 1 देखो, नंबर 1 है बीज चोल, सीड कोट, बीज चोल, सीड कोट,
क्या होता है, सीड कोट, ठीक है। और नंबर 2 बीज पतर, ठीक है, बीज पतर कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स। और नंबर 3 भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष। ये 3 भाग होते हैं बीज के, बीज चौल, बीज पत्र, भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। 3 भाग हो गए बीज के। बीज चौल, सीड कोट। बीज के अराउंड में सीड कोट 2 टाइप का होता है, ठीक है ना, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को टेस्टा कहते हैं और इनर सीड कोट को टेगमेन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बीज पत्र, देखिए डाइकोट के अंदर कोटिलिडन 2 होते हैं और मोनोकोट के अंदर कोटिलिडन 1 होता है, ठीक है ना, 1। मोनोकोटिलिडन में देखो, मोनोकोट के अंदर कोटिलिडन को अस्कुटेलम कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्कुटेलम कहते हैं। डाइकोट और मोनोकोट के अंदर जो ये कोटिलिडन्स है, इन कोटिलिडन्स में फूड मटेरियल स्टोर्ड रहते हैं, क्या रहते हैं, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लूमोल और रेडिकल के बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है, प्लूमोल और रेडिकल के बीच में, ठीक है ना। जैसे एक डाइकोट सीड की बात करें, 1 ग्राम का जो सीड होता है, डाइकोट सीड्स, 1 ग्राम के सीड की यदि अपन बात करें इस प्रकार का, ये है 1 ग्राम के सीड, ठीक है। यहां पर प्लूमोल और यहां पर रेडिकल और यहां पर क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये क्या है, दोनों कोटिलिडन्स। ये क्या है, कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स, ठीक है। ये 1 ग्राम के सीड की बात है, ये प्लूमोल, प्लूमोल और ये रेडिकल, रेडिकल और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखिए, शूट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय प्लूमोल एंड रूट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय रेडिकल, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट बिटवीन प्लूमोल एंड रेडिकल, ठीक है। फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। 2 कोटिलिडन्स, मतलब कोटिलिडन्स में क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है। इन कोटिलिडन्स के अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। और प्लूमोल से क्या होगा, शूट सिस्टम डेवलप्ड होगा। अब इस सीड को जब मृदा में जर्मिनेट करेंगे, जब सोइल के अंदर इसको जर्मिनेट करेंगे, तो प्लूमोल से क्या डेवलप होगा, शूट सिस्टम डेवलप्ड होगा। और इस रेडिकल से क्या होगा, रूट सिस्टम डेवलप होगा, रूट सिस्टम रेडिकल से, ठीक है। और शूट सिस्टम प्लूमोल से डेवलप, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कोटिलिडन्स की बात होगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लूमोल की और रेडिकल की, प्लूमोल की और रेडिकल की। प्लूमोल को हिंदी में कहते हैं प्रांकुर, क्या कहेंगे, प्रांकुर। और रेडिकल को हिंदी में कहेंगे मूलांकुर, क्या कहेंगे, मूलांकुर, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। तो ये थे बीज के मुख्य भाग। मुख्य रूप से 3 भाग हैं, सीड कोट, कोटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। सीड कोट इज प्रेजेंट अराउंड द सीड्स, ठीक है, अराउंड द सीड, मतलब सीड के अराउंड में प्रेजेंट होगा। सीड कोट 2 टाइप का, आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा एंड इनर सीड कोट इज नोन एज टेगमैन, ठीक है। कोटिलिडन डाइकोट में 2 होंगे, मोनोकोट में 1 होगा, ठीक है। मोनोकोट के कोटिलिडन को अस्कुटेलम कहेंगे, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट बिटवीन प्लूमोल एंड रेडिकल, प्लूमोल और रेडिकल के बीच में क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा, भ्रूणीय अक्ष प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ताकि याद करने में आसानी रहे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, बीज के
टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, सीड के टाइप। देखिए एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर, एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पे सीड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पे सीड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। देखो नंबर 1, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और नंबर 2 है एंडोस्पर्मिक सीड्स, नंबर 2 है एंडोस्पर्मिक सीड्स। कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। इनको कहेंगे अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, और इसको कहेंगे भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, ठीक है। अभ्रूणपोषी बीज मतलब वे सीड, वे बीज जिनमें भ्रूण के परिवर्तन के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म काम में ले लिया जाता है, पूरे एंडोस्पर्म को खर्च कर दिया जाता है, उस बीज को, उस सीड को अभ्रूणपोषी बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, ठीक। इसमें आइए देखिए, वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान, वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान पूरा का पूरा भ्रूणपोष काम में नहीं लिया जाता है, कुछ मात्रा में भ्रूणपोष सीड के अंदर भ्रूण के साथ उपस्थित रहता है, तो उन सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या भ्रूणपोषी बीज, ठीक है। अभ्रूणपोषी बीज अधिकांश, देखिए इनके एग्जांपल देखिए, अधिकांश द्विबीजपत्री मतलब डाइकोट प्लांट के, डाइकोट सीड के अंदर, अधिकांश डाइकोट सीड में प्रेजेंट होते हैं, अधिकांश डाइकोट सीड्स, ठीक है। डाइकोट सीड जैसे कैप्सेला है, ठीक है, कैप्सेला है, ग्राम है, ग्राम, पी, ठीक है, बीन, ठीक है। ये अधिकांश डाइकोट सीड के अंदर अभ्रूणपोषी बीज, अधिकांश डाइकोट सीड्स होते हैं ना वे अभ्रूणपोषी होते हैं। क्या होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं, ठीक है। जैसे कैप्सेला, ग्राम, पी एंड बीन। और कुछ मोनोकोट सीड भी ऐसे होते हैं, कुछ मोनोकोट सीड भी ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, मतलब वो अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, कुछ मोनोकोट सीड्स, ठीक है ना, कुछ मोनोकोट सीड्स, मोनोकोट सीड्स, कुछ मोनोकोट सीड ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, यानी वे सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, ठीक है, मनी प्लांट, वेलिस्नेरिया, मनी प्लांट एंड ऑर्किड्स, ठीक है। एक्सेप्शन के रूप में है, अपवाद के रूप में कुछ एक बीजपत्री सीड ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सीड क्या होते हैं? अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल वेलिस्नेरिया, मनी प्लांट एंड ऑर्किड्स, ठीक है, ये होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड की, भ्रूणपोषी बीज की। देखिए परिभाषा भ्रूणपोषी बीज की, वे बीज, दोबारा बता रहा हूं, वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान पूरे के पूरे भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब भ्रूणपोष
कुछ मात्रा में बीज के अंदर भ्रूणपोष के साथ कुछ मात्रा में बीज के अंदर भ्रूण के साथ उपस्थित रहता है। उन बीजों को भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीडे कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अधिकांश मोनोकॉट सीड्स मतलब अधिकांश मोनोकॉट सीड्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं? भ्रूणपोषी सीड होते हैं, भ्रूणपोषी बीज एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, अधिकांश मोनोकॉट सीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, ठीक है, व्हीट है, मेज है, राइस, ठीक है, ये मोनोकॉट सीड है, ये भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं ये? भ्रूणपोषी बीज होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं ये। ठीक है, और कुछ द्विबीजपत्री, कुछ डाइकोट सीड्स, कुछ ऐसे डाइकोट सीड होते हैं जिनके अंदर भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता, मतलब एब्सेंट। मतलब कुछ डाइकोट सीड ऐसे होते हैं, कुछ डाइकोट सीड ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। अधिकांश डाइकोट में क्या होता है? भ्रूणपोष प्रेजेंट नहीं होता है। अधिकांश डाइकोट सीड में भ्रूणपोष प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि कुछ डाइकोट सीड ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। कुछ डाइकोट सीड ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जैसे डाइकोट सीड की बात करें, वे डाइकोट सीड जिनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है, मतलब जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, डाइकोट सीड, सनफ्लावर, ठीक है, कॉटन, ठीक है, कैस्टर, ये डाइकोट सीड इस प्रकार के हैं कि इनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, मतलब इन सीड के अंदर भ्रूण के परिवर्तन के दौरान कंप्लीटली भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है, कंप्लीटली भ्रूणपोष को घर से नहीं किया जाता है। इसलिए अपवाद के रूप में ये डाइकोट सीड्स भ्रूणपोषी बीज होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीडे होते हैं। और नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, एक्सेप्ट नॉन एंडोस्पर्मिक में अपवाद के रूप में कुछ मोनोकॉट सीड, वेलिस्नेरिया, मनी प्लांट और ऑर्किड्स। ठीक है ना, तो ये थे सीड के टाइप। किसके बेस पे थे ये? भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर सीड दो टाइप के, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट इनका, ताकि याद करने में आसानी रहे, लिखने में आसानी रहे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सीड कृषि का आधार है, बीज को कृषि का आधार माना गया है। बीज क्या है? कृषि का आधार है, कृषि का आधार है, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, जिसके कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है ना, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और बीज कृषि का आधार है, कृषि बीज पे, कृषि के अंतर्गत हम जो भी फसल करते हैं तो उसमें सबसे पहले बीज का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, बुआई के दौरान बीज की बुआई करके बीज के अंकुरण के पश्चात फसल को तैयार किया जाता है। बीज को कृषि का आधार माना गया है, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनमें दो प्रकार की मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो कौन सी विशेषता होती है इसमें? निर्जलीकरण की, डिहाइड्रेशन की विशेषता है, डिहाइड्रेशन की विशेषता, और एक डोर्मिनेंसी की विशेषता।
डोमिनेंसी की विशेषता, निर्जलीकरण और प्रसुप्तावस्था, निर्जलीकरण और प्रसुप्तावस्था के दौरान बीज में भ्रूण जो है निष्क्रिय अवस्था में रहता है। मतलब बीज जब परिपक्व हो जाता है तो भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में रह जाता है। भ्रूण की निष्क्रिय अवस्था के दौरान बीज की जो अवस्था है उसको प्रसुप्तावस्था कहते हैं। और जब इसके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो प्रसुप्तावस्था समाप्त होने के बाद बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के एक नवोद बीज का निर्माण कर देता है। अंकुरित होने के बाद में किसका निर्माण करता है, ये नवोद बीज का निर्माण करता है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों विशेषताओं के कारण ही बीज को कई दिनों तक भंडारित किया जा सकता है। इन दोनों विशेषताओं के कारण ही बीज को कई दिनों तक भंडारित किया जा सकता है। हम देखते हैं, एक फसल तैयार कर लेते हैं, एक ऋतु की फसल तैयार होने के बाद में उसके बीज को नेक्स्ट ऋतु, ठीक है, नेक्स्ट साल में, ठीक है, फसल प्राप्त करने के लिए उस बीज को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब उस बीज का स्टोर किया, किसके कारण हुआ वो स्टोर, इन्हीं विशेषताओं के कारण हुआ उस बीज का स्टोर। इसके कारण बीज की जो नमी है वो भी निकल जाती है, नमी समाप्त हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। ठीक है ना, जिससे बीज क्या नष्ट नहीं होता है, प्रसुप्त अवस्था में रहता है, मतलब भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है। और जब बीज की अनुकूल परिस्थिति आती है तो भ्रूण अंकुरित होकर के और नवोद बीज का निर्माण कर देता है। तो इन दो विशेषताओं के कारण बीज को कई दिनों तक भंडारित किया जा सकता है और कई दिनों तक भंडारित करने के बाद उसका अंकुरण करके और नवोद बीज प्राप्त किया जा सकता है। और इसी कारण बीज को कृषि का आधार माना गया है। बीज को क्या माना गया, कृषि का आधार माना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात, बीज की जीवन क्षमता। देखिए, बीज की जीवन क्षमता, यह पड़ेगी बीज की जीवन क्षमता। देखिए, जीवन क्षमता किसे कहते हैं, बीज की वह काल जिसमें बीज अपने अंदर अंकुरण की क्षमता को दर्शाता है। वह काल जिसके दौरान बीज अपने अंदर अंकुरण की क्षमता को दर्शाता है, उस काल को बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। स्टूडेंट्स, अलग अलग बीजों में जीवन की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी जीवन क्षमता 1 महीने की होती है। ठीक है ना, कुछ बीज ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी जीवन क्षमता 1 महीने की होती है, जैसे ऑक्जेलिस है। ठीक है, और कई बीज ऐसे होते हैं जिनकी जीवन क्षमता 1 साल तक की होती है, और कई बीज ऐसे होते हैं जिनकी जीवन क्षमता 1 साल से भी ज्यादा होती है, काफी सालों तक होती है। ठीक है ना, कई सालों की होती है जीवन क्षमता। मतलब कहने का मतलब अलग अलग बीजों में अलग अलग प्रकार की जीवन क्षमता पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक बीज है फोयोनिक्स डेक्टिलोफेरा। फोयोनिक्स डेक्टाइलोफेरा खजूर का बीज है ये, फोयोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। ठीक है, डेड सी के पास, ठीक है, किंग हेराल्ड के महल की खुदाई के दौरान इस बीज को प्राप्त किया गया था। ठीक है ना, फोयोनिक्स डेक्टाइलोफेरा जो बीज है, इस बीज की जीवन क्षमता 2000 वर्ष बताई गई है। कितनी? 2000 वर्ष। फोयोनिक्स डेक्टाइलोफेरा बीज की खोज किंग हेराल्ड के महल की खुदाई के दौरान की गई थी। ठीक है, और इस बीज की क्षमता बताई गई है 2000 वर्ष, यानी 2000 वर्ष पुराना बीज बताया गया है। ठीक है, दूसरा ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। ल्यूपाइनस आर्क्टिकस
ठीक है। ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, ये भी एक बीज है। देखिए ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस जो बीज है, मीन्स क्या लिखा हूं मैं, ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, ठीक है। ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, इस बीज को आर्कटिक टुंड्रा की खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था और बताया गया कि ये बीज लगभग 10,000 साल पुराना है। मतलब इस बीज की जीवन क्षमता 10,000 साल, 10,000 वर्ष, 10,000, 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्क्टिकस बीज को आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा की खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया। तो बताया गया कि ये बीज 10,000 वर्ष पुराना है। और फोएनिक्स डेक्टाइलोफिला, ये बीज किंग हेराल्ड के महल की खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया। ठीक है, और इसकी जीवन क्षमता 2000 वर्ष पुरानी बताई गई। मतलब ये बीज 2000 वर्ष पुराना बीज है। इसका मतलब इट मींस अलग अलग पादपों में बीज की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। अलग अलग पादपों में बीज की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, बीज के अंदर दूसरे आवासों में, अपने आवास से दूसरे आवास में डिस्पर्सन, पार्किरण की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है, बीज पार्किरणित भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पार्किरणित, पार्किरण की क्षमता, बीजों के अंदर बच्चों पार्किरण की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। ये थी सीड की स्टडी। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और सीड के कौन कौन से भाग बीजांड के कौन कौन से भाग से बनते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम से नीट है, उनके अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे भी हम आपके लिए इससे अच्छे एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।